Hello friends, my name is Daisy and in this video I am going to explain remaining parts of comparing quantities chapter 8 class 7. स्टार्ट करते हैं. रिमेनिंग पार्ट्स में इसका सबसे पहले है इंक्रीज और डिक्रीज एज ए परसेंट. तो कैसे हम इंक्रीज कोई अमाउंट अगर हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है उसको फाइंड कर परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम समझते हैं. तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. एग्जाम्पल क्या है? A school won 6 games this year. This year कितने गेम वॉन किए स्कूल ने? 6 गेम्स. 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर. और लास्ट ईयर उसने कितने गेम वॉन किए थे? 4 गेम्स. ठीक है. What is the percent increase? तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है ये हमें फाइंड करना है. तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे. अब इसका एक हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज के लिए. फॉर्मूला अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ चेंज, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है वो हमें इसमें पहले निकालना पड़ेगा. तो कितना इंक्रीज हो रहा है? देखिए 6 है और लास्ट ईयर कितना था? 4, यानी 2 गेम्स उन्होंने ज्यादा इस बार वॉन किया. तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ चेंज इक्वल्स टू 6 - 4, यानी 2 गेम हो गए हमारे जो उन्होंने वॉन किए. ये हमारा अमाउंट ऑफ चेंज हो गया. अब इसके बाद ओरिजिनल अमाउंट हमारा क्या है? 4, क्योंकि लास्ट ईयर कितना था? 4, तो 4 से ही हम कंपेयर कर रहे हैं. तो ओरिजिनल अमाउंट हमारा आया 4. अब इसमें हमें दोनों वैल्यूज मिल गई तो दोनों को पुट करेंगे फॉर्मूले में. तो हमारा क्या बनेगा? अमाउंट चेंज कितना है? 2 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट 4 इंटू 100. और ये हमें मिला यहां से 50%. तो कितना हमारा इंक्रीज परसेंट आया? 50%. अब बात आती है कि अगर हम डिक्रीज में निकालेंगे तो देखिए वहां पर भी फॉर्मूला हमारा सेम होगा. इंक्रीज की जगह क्या आ जाएगा? डिक्रीज. तो हम लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100. ठीक है. यही फॉर्मूला होगा. अमाउंट चेंज निकालेंगे कि माइनस करके कि कितना चेंज हो रहा है और यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डिक्रीज परसेंट भी ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है. आई होप ये समझ आया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज बाइंग और सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस. द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज कॉस्ट प्राइस. जिस प्राइस पर हम किसी आइटम को खरीदते हैं वो उस आइटम का कॉस्ट प्राइस होता है. and the amount at which we sell the item is called SP, यानी सेलिंग प्राइस. और जिस अमाउंट पर हम आइटम को सेल कर रहे हैं वो उसका सेलिंग प्राइस है. ओके. जिस पर हमने खरीदा दैट इज कॉस्ट प्राइस. जिस अमाउंट पर हमने उसको सेल किया दैट इज सेलिंग प्राइस. ओके. अब 3 कंडीशन हमारी बनती हैं कि जिस रेट पर हम खरीद रहे हैं अगर उसी रेट पर सेल कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा? नो प्रॉफिट नो लॉस. हमें कोई ना प्रॉफिट होगा ना ही हमें कोई लॉस होगा. अगर हम जिस अमाउंट पर खरीद रहे हैं उससे प्लस कर यानी उस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट पर हम सेल कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा. अब थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर हम खरीद रहे हैं जिस अमाउंट पर उससे भी कम अमाउंट में हम आइटम को सेल कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली लॉस होगा. ठीक है. तो देखिए कैसे. फर्स्ट मैंने बोला CP इक्वल्स टू SP. CP इज कॉस्ट प्राइस, SP इज सेलिंग प्राइस. तो यहां क्या होगा? हमें नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके. सेकेंड इज अगर हमारा कॉस्ट प्राइस SP से सेलिंग प्राइस से ग्रेटर है, बड़ा है, तो क्या होगा? हमें यहां पर लॉस होगा. ठीक है. और लॉस को हम कैसे निकालेंगे?
CP माइनस SP कर, ठीक है। एंड द थर्ड कंडीशन इज इफ CP इज लेस देन SP, तब हमें क्या होगा, प्रॉफिट। ओके, और प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये प्रॉफिट के लिए हो गया और ये लॉस के लिए हो गया, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं और उससे देखते हैं, ठीक है, कि इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना हमें लॉस हो रहा है। तो मैंने एग्जांपल लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट 250 रुपीज है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस शर्ट का है 150 रुपीज। तो देखिए यहाँ पर क्या ज्यादा है, सबसे पहले हमें ये लिखना है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है या हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा CP इज ग्रेटर देन SP है, और CP अगर हमारा SP से बड़ा है तो हमें क्या होता है, वहां पर लॉस होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या हुआ, इसका मतलब लॉस। तो लॉस इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है, CP माइनस SP, और CP कितना है हमारा 250 रुपीज माइनस 150, तो कितने रुपए आ गए हमारे 100 रुपीज, यानी हमें यहाँ पर कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 100 रुपीज का लॉस हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लॉस और प्रॉफिट फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस को भी हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, बट कंडीशन क्या है, कैलकुलेटेड ऑन CP। डिनोमिनेटर में हमेशा हम CP को ही लेंगे, चाहे हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं चाहे हम लॉस परसेंट निकाल रहे हैं। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम समझते हैं। एग्जांपल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम ₹72, सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आइटम इज ₹80। सेलिंग प्राइस है 80 और कॉस्ट प्राइस है 72, तो डेफिनेटली वी कैन सी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP। ओके, तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हमारा SP CP से बड़ा है तो वहां हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस हमारा है 80, SP माइनस CP होता है, तो 80 माइनस 72, यानी कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, हमें 8 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट को हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे कि कितना परसेंट प्रॉफिट। तो देखिए क्या फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ऐसे ही हम लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे लॉस के लिए, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। देखिए प्रॉफिट के भी डिनोमिनेटर में CP है और लॉस का डिनोमिनेटर में भी CP है, यानी प्रॉफिट परसेंट निकाले या हम लॉस परसेंट निकाले, ऑन द CP ही हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो इसको करिए, इसमें वैल्यू रखेंगे, प्रॉफिट हुआ हमारा 8 अपॉन CP हमारा कितना है 72 इंटू 100, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/9%। ठीक है, तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंट। ठीक, इसी तरह से हम लॉस भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, कुछ अमाउंट जो हम बैंक से बोरो करते हैं। ओके, बैंक से हम कुछ अमाउंट को बोरो करते हैं, वो अमाउंट हमारा होता है सम बोरोड और प्रिंसिपल। हम उसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं और अमाउंट जो हमने बोरो किया, ठीक है, वो भी कह सकते हैं। अब ये अमाउंट हम जितने टाइम के लिए बोरो कर रहे हैं, यानी हम 1 ईयर के लिए अभी लेते हैं कि हमने 1 ईयर के लिए वो अमाउंट लिया कि ये अमाउंट आप हमें 1 ईयर के लिए दे दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइम। ओके, 1 ईयर। अब जब हम अमाउंट को रिटर्न करेंगे
एट द एंड ऑफ द ईयर तो हम बैंक को एक्चुअली जो हमारा अमाउंट हमने बोरो किया था यानी प्रिंसिपल जो हमारा था उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी भी पे करते हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा मनी हमारी क्या होती है? वो एक्स्ट्रा मनी ही हमारी इंटरेस्ट होती है। अब ये इंटरेस्ट हम कितना उसको रिटर्न कर रहे हैं बैंक को, वो होता है हमारा कि कितने परसेंट बैंक हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी वो इतने परसेंट के अकॉर्डिंगली हमसे जो मनी उसने हमें दिया था वो रिटर्न लेगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या इसमें देखा कि हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, जो मनी हम बोरो करते हैं दैट इज प्रिंसिपल। हमने उसको 1 ईयर के लिए बोरो किया दैट इज टाइम, यानी टाइम हमारा 1 ईयर हो गया। और किस इंटरेस्ट पे हमने उसको बोरो किया यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ। ठीक है, तो अब हम इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिया, अनीता टेक ए लोन ऑफ ₹5,000। बैंक से उसने कितने रुपए बोरो किए? 5,000 रुपीज एट 15 पर ईयर। कितना? 15% पर ईयर का उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। किसके ऊपर? 5,000 रुपीज के ऊपर। ओके, पर ईयर यानी टाइम भी क्या हो गया हमारा? 1 ईयर। फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपको बताना है कि कितना इंटरेस्ट वो ईयर के एंड में पे करेगी। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो निकालते हैं। देखिए प्रिंसिपल हमारा ये है। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे कि हमारा प्रिंसिपल क्या है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रिंसिपल हमारा होता है वो अमाउंट जो हमने बोरो किया। तो यहां पर है हमारा 5,000 रुपीज। ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है? आर है हमारा 15% और टी हमारा 1 ईयर है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा इंटरेस्ट का यहां से क्या बनता है, क्योंकि टाइम तो हमारा 1 ही है तो इंटरेस्ट आई मैंने इंटरेस्ट के लिए लिखा है, आई इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा P इंटू आर अपॉन 100। टी भी लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो P हमारा है 5,000 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारा 750 रुपीज। 750 हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, दैट मीन्स अनीता जब बैंक को एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट रिटर्न करेगी तो वो ये प्लस इंटरेस्ट, ओके, दोनों को ऐड कर ही अमाउंट रिटर्न करेगी। तो अभी हम अमाउंट भी निकाल लेते हैं। तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 5,000 प्लस 750। तो ये कितना हो गया? 5,750 रुपीज उसको एट द एंड ऑफ द ईयर पे करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना। अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट होता है जब हम 1 ईयर से ज्यादा ईयर के लिए इंटरेस्ट की बात करते हैं और प्रिंसिपल हमारा सेम रहता है, प्रिंसिपल हमारा चेंज नहीं होता है, तो वहां पर हम उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अभी देखिए इसी एग्जांपल में हमने निकाला था एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 ईयर के लिए हमने फाइंड किया था, जो हमारा इंटरेस्ट कितना आया था? 750 रुपीज। अब इसी एग्जाम्पल को हमने बोला एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ओके, अनीता ने कितने रुपए बोरो किए थे? 5,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका वही रहेगा 15%। अब ये हमारा टाइम चेंज हो गया, फॉर्मूला भी उसका सेम है जो हम इंटरेस्ट के लिए निकाल रहे थे, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100।
तो वैल्यू हमारी सिर्फ किसकी चेंज हो गई, मल्टीपल ईयर है इसलिए 2 ईयर। ठीक, तो वैल्यूज को रखिए इसमें 5000, कैलकुलेशन सेम उसी तरीके से करनी है जैसे हम इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे, अपॉन 100। ठीक, यहां से हमारा कितना आ जाएगा 1500 रुपीज। ये आया हमारा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ओके, अब अमाउंट उसको कितना पे करना है वो भी निकाल लेते हैं, जबकि हमसे उसने सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, फाइंड द इंटरेस्ट, बट अमाउंट भी निकाल लेते हैं। अमाउंट हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 5000 प्लस इंटरेस्ट 1500, तो यहां से अमाउंट हमारा कितना आ गया 6500 रुपीज। ओके, तो टोटल वो कितना अमाउंट रिटर्न करेगी बैंक को, 6500 रुपीज। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।